हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पाषाण काल के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इस वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता क्या है दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की सबसे प्राचीन नगरीय सभ्यताओं में से एक थी, जिसका विकास लगभग 3300 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच हुआ था। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं सुव्यवस्थित नगर, पक्की ईंटों के मकान, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, व्यापार, कृषि तथा अपठित लिपियां थी। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा इसके प्रमुख नगर थे। तो दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता है, इसका विकास सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्रों में हुआ है। इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये जो सभ्यता है, भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, इनमें इसका विस्तार है। तो आगे इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन से जो प्राप्त हुए हैं, उसके कुछ चित्र यहाँ पे दिए गए हैं। तो देख लीजिए, उत्खनन से प्राप्त जो चित्र हैं उससे दिखाई देता है कि सभ्यताएं किस प्रकार की थी, इसके अवशेष किस प्रकार के हैं। अब देखते हैं दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दोस्तों विस्तार है, वो भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के कुछ भागों में है। यह सभ्यता मुख्यतः सिंधु नदी तथा उसकी सहायक नदियों के आसपास उसके तटों पर विकसित हुई है। इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है दोस्तों। तो जो इसका विस्तार दिया गया है चारों दिशाओं में, उत्तर में अगर देखा जाए तो इसका विस्तार भारत के जम्मू कश्मीर में मांडा तक है। अगर उत्तर में देखा जाए तो उत्तर में मांडा तक है। दक्षिण में देखा जाए दैमाबाद, ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में है दोस्तों। अगर पूरब में देखा जाए तो आलमगीरपुर, ये उत्तर प्रदेश में है। और अगर पश्चिम में देखा जाए तो सुकेडागोर, ये बलूचिस्तान, पाकिस्तान में है दोस्तों। तो इसका कभी कभी विस्तार पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का मतलब उत्तरी विस्तार कहाँ तक है दोस्तों। तो वो मादा तक है, दक्षिणी विस्तार दैमाबाद, पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर तक और पश्चिमी विस्तार सुकेडागोर तक है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इसको फिगर के माध्यम से भी यहाँ दिखाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार जो है दक्षिण में महाराष्ट्र दैमाबाद तक है, पूरब में आलमगीरपुर तक है, पश्चिम में सुकेडागोर तक है और उत्तर में मांडा तक है दोस्तों। यहाँ मांडी लिखा है, ये मांडा जम्मू कश्मीर में दोस्तों, तो मांडा तक है। ये देखिए, यहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण स्थल भी दिए गए हैं, जैसे राखी गढ़ी है, हड़प्पा है, कालीबंगा है, बनावली है, लोथल है, मोहनजोदड़ो है, सुकेडागोर, ये सब दोस्तों। यहाँ पे इनके बारे में आगे हम विस्तार से पढ़ेंगे। यहाँ प्रमुख स्थल दिया गया हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, धौलावीरा, कालीबंगन, राखी गढ़ी, बनवाली, चन्हूदड़ो। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय सभ्यता थी, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो प्रमुख विशेषता इसकी एक, सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक नगरीय सभ्यता है और इसकी नगरीय सभ्यता की भी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्रथम सुव्यवस्थित नगरीय सभ्यताओं में से एक थी। इसके नगर वैज्ञानिक योजना, स्वच्छता तथा उन्नत निर्माण कला के लिए प्रसिद्ध थे दोस्तों। तो आइए एक एक करके देखते हैं इसकी क्या विशेषताएं थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो नगर थे वो सुनियोजित थे दोस्तों, और इन नगरों का निर्माण ग्रिड पद्धति पे किया गया था। और इसके जो सड़कें थी सभ्यता की, एक दूसरे को संपूर्ण पर काटती थी दोस्तों, 90 डिग्री पर काटती थी। और सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, इसके नगर मुख्यतः दो भागों में विभाजित होते थे। इसके पूर्वी भाग को निचला नगर कहते थे दोस्तों, पूर्वी भाग को निचला नगर कहते थे, और जो पश्चिमी भाग होता था उसको दुर्ग या किला कहते थे। तो दुर्ग या किला में दोस्तों ये जो शासक वर्ग रहता था वो रहते थे, और निचला नगर जो था उसमें सामान्य जनता रहती थी। तो अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता के नगर कितने भागों में विभाजित थे, तो ये मुख्यतः दो भागों में विभाजित थे, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। पूर्वी भाग जो था वो निचले नगर के नाम से जाना जाता था तथा यहाँ पे सामान्य जनता रहती थी, और जो पश्चिमी भाग था इसे दुर्ग, गढ़ी या किला के नाम से जाना जाता था। इसमें शासक या संभ्रांत वर्ग रहते थे। अगला दोस्तों इसकी विशेषता थी कि यहाँ की जो जल निकासी प्रणाली थी, जो जल प्रणाली थी यहाँ की, वो बहुत उन्नत थी। प्रत्येक घर की जो नालियाँ थी वो प्रत्येक घर नालियों से जुड़ा हुआ था, तथा नालियाँ जो थी वो जो जल स्रोत होते थे उससे दूर जाके वो मिलती थी। यानी जो नालियाँ होती थी वो जल स्रोत के पास ही नहीं गिरती थी, उससे दूर जाके गिरती थी। और नालियाँ दोस्तों पक्की ईंटों से बनी होती थी तथा अधिकांश स्थान पर नालियाँ ढकी हुई होती थी।
तो यहाँ पे खुली नालियों के प्रमाण बहुत कम मिलते हैं। जो अधिकांश नालियाँ होती थी ढकी होती थी, अर्थात स्वच्छता का यहाँ पे विशेष ध्यान दिया जाता था। और समय-समय पर सफाई के लिए निरीक्षण कक्ष भी बनाए जाते थे, जो इन नालियों की सफाई व्यवस्था, जल निकासी की जितनी सफाई व्यवस्था थी, उसका निरीक्षण करते थे और उसको पूरा वो देखते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों मकान बनाने में, कुआँ बनाने में, नालियाँ इत्यादि बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग किया जाता था। और ईंटों का आकार लगभग एक मानकीकृत था कि सभी जगह ईंटें लगभग एक ही प्रकार की होती थी और उनका आकार था लगभग 1:2:4, यानी लगभग सभी जगह जितनी ईंटों का प्रयोग होता था सामान्यतः उनका आकार यही होता था कि वो 1:2:4 के अनुपात में होती थी। ये देखिए दोस्तों, सड़कों के बारे में बताया गया था अभी आपको। ऊपर की जो सड़कें थी वो एक दूसरों को समकोण अर्थात 90 डिग्री पे काटती थी। सड़कें मुख्यतः चौड़ी होती थी तथा सीधी होती थी और जो गलियां हैं वो मुख्य मार्गों से जुड़ी होती थी दोस्तों। इसके नगर की एक विशेषता और थी कि जो नगर में घर बनते थे उसका निकास मेन द्वार पे, मेन सड़क पे ना होके सड़क के पीछे वाली गली में होता था। वो अभी आगे हम देखेंगे। तो गलियां जो होती तो मुख्य सड़कों से जुड़ी हुई होती थी। यातायात एवं जल निकासी की दृष्टि से उत्कृष्ट योजना अपनाई गई थी। अब यहाँ की आवास व्यवस्था देख लेते हैं दोस्तों कैसी थी। तो यहाँ की आवास व्यवस्था थी, जो आवास व्यवस्था थी यहाँ के अधिकांश मकान एक मंजिला या दो मंजिला थे और जो आवास बने थे उसका निकास मेन रोड पे ना होके उसके पीछे वाली गली में होता था। इसका मेन कारण ये होता था कि जो लोग स्वच्छता और प्रदूषण से बचने के लिए उसका जो निकास था वो गली के दूसरी भाग में करते थे और जो गलियाँ थी वो मेन रोड से जुड़ी होती थी। जैसे अगर ये मेन गली है तो जो यहाँ पे घर बने हैं उसका निकास इस तरफ होगा और ये जो गली है ये मेन रोड से जुड़ती थी। और दोस्तों यहाँ की आवास की और प्रमुख विशेषता क्या थी कि प्रत्येक घर में स्नानागार तथा आंगन होता था और कई घरों में निजी कुआं अर्थात व्यक्तिगत कुएं भी बनवाए गए थे। तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों कुछ जगह पे हमको सार्वजनिक भवन मिलते हैं, जैसे विशाल स्नानागार मिलता है, विशाल अन्नागार मिलता है और भी विभिन्न प्रकार के भवन मिलते हैं। तो दोस्तों जो विशाल अन्नागार स्नानागार मिला है ये मोहनजोदड़ो से मिला है दोस्तों। और जो विशाल अन्नागार मिला है दोस्तों ये हड़प्पा से मिला है। इसी प्रकार अन्य जगह से भी सभा भवन और गोदामों के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। जल प्रबंधन के बारे में दोस्तों हम लोगों ने ऊपर देखा था कि यहाँ की जो सिंधु घाटी सभ्यता की जल प्रबंधन प्रणाली थी वो बहुत उन्नत थी। जो नालियाँ होती थी वो सामान्यतः पक्की ईंटों से बनी होती थी और वो ढकी हुई नालियाँ होती थी। और जो जल स्रोत जो होते थे, जो पेयजल स्रोत होते थे, वो जहाँ नालियाँ गिरती थी यानी जहाँ नालियों का निकास होता था उससे दूर बनाए जाते थे। यानी जो नालियों का निर्माण होता था वो पेयजल स्रोतों से दूर होता था। ये प्रदूषण से बचने के लिए किया जाता है तथा स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। और दोस्तों यहाँ पे जल संचयन की भी बहुत उन्नत प्रणाली मिलती है कि जो वर्षा का जल होता था उसको जलाशयों में और बांधों का निर्माण करके उसका संचय किया जाता था। नगरों में बड़ी संख्या में सार्वजनिक तथा निजी कुएं भी पाए गए हैं जो जल संचयन को बढ़ावा देते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो सारी प्रणालियाँ अपनाई गई थी, जैसे जो मेन द्वार घर का था वो मुख्य सड़क पे ना खुल के गली उसके दूसरे भाग में जो गली बनी होती थी वहाँ पे खुलता था। नालियाँ जो होती थी वो पेयजल स्रोतों से दूर बनाई जाती थी, नालियाँ ढकी होती थी। इस प्रकार सिंधु सिंधु घाटी सभ्यता में स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है दोस्तों। इसके लिए क्या क्या प्रमाण मिलते हैं, जैसे जो घरों से निकलने वाला गंदा पानी था वो सीधे नालियों में जाता था और नालियाँ कहीं पेयजल स्रोतों से दूर जाके वहाँ पर गिरती थी। कूड़ा एकत्र करने के लिए अलग अलग स्थान बनाए गए थे और इन्हीं सब कारणों से सिंधु घाटी सभ्यता को प्राचीन विश्व की सबसे स्वच्छ नगरीय सभ्यता माना जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, अब ये तो जो हम लोग ऊपर पढ़े वहाँ के नगरों की मेन विशेषता थी। अब वहाँ की राजनीतिक विशेषता देख लेते दोस्तों क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी तो जा नहीं सकी है, तो हमको जो साक्ष्य मिलते हैं, अभिलेखी साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य जो मिलते हैं, तो अभिलेखी साक्ष्यों को हम लोग नहीं पढ़ सके हैं, लेकिन जो पुरातात्विक साक्ष्य मिलते हैं उसके आधार पर हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि वहाँ की राजनीतिक विशेषताएं क्या रही होंगी या कैसे रही होंगी। तो उन्हीं आधारों पे देखिए यहाँ पे लिखा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कोई स्पष्ट लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है क्योंकि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इसीलिए इतिहासकार पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसके राजनीतिक स्वरूप का अनुमान लगाते हैं। अब दोस्तों जो यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं उसके आधार पर जो अनुमान लगाते हैं
उसका आधार क्या क्या है यहाँ पे देख लेते हैं। तो जो उसके आधार पे लोग अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पे सुदृढ़ प्रशासन था। अब सुदृढ़ प्रशासन या एकीकृत प्रशासन था, एक किस आधार पे वो लोग कहते हैं, उसका आधार ये है कि नगरों में एक जैसी नगर योजना थी। तो सारे नगर थे लगभग एक जैसे, उनकी जो बसावट थी, बनावट थी, वो एक जैसे लगभग थे कि सारे मतलब सड़कें एक दूसरे को संपूर्ण पड़ती थी। अधिकांश जगह पे जो घर बनाए गए थे वो एक मंजिला या दो मंजिला थे। और जो जल निकासी प्रणाली थी वो भी सब जगह लगभग एक जैसी थी कि नालियाँ ढकी हुई होती थी, पक्की नालियाँ होती थी। जो सड़क का जो घर का मेन द्वार था, वो सड़क पे ना खुल के गली के पीछे खुलता था। इसी प्रकार ईंटों का एक समान आकार, जो 1:2:4 के अनुपात में लगभग सभी जगह से ईंटें पाई गई हैं। तो ये तभी संभव है जब पूरा जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो एक प्रशासन के अंदर मतलब संचालित हो। मानकीकृत मार्ग भी यहाँ पे पाए जाते हैं। तो इन सब के आधार पर कहा जा सकता है कि वहाँ का जो प्रशासन था वो सुदृढ़ प्रशासन था तथा एकीकृत था। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, वहीं संगठित शासन व्यवस्था को किस आधार पर कहा जाता है कि जो नगरों का निर्माण हुआ है, उन्नत जल निकासी है, अन्नागार, सार्वजनिक भवन इत्यादि के आधार पर ये कहा जाता था यहाँ पर संगठित शासन प्रणाली है। इन सब के आधार पर यह भी कहा जाता था कि एकीकृत या स्थानीय शासन प्रणाली है। अधिकांश विद्वान यही मानते हैं कि यहाँ पे जो शासन प्रणाली थी वो एकीकृत थी, लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि अलग अलग नगरों की अलग अलग शासन प्रणालियाँ थी दोस्तों। अगला बिंदु देखते हैं। यहाँ पे जो सुव्यवस्थित नगर योजना स्वच्छता मानकीकरण से स्पष्ट होता है कि सभी जो समाज था वो एक प्रकार के नियम और कानूनों से संचालित होता था। तो उन्हीं सब आधार पर दोस्तों हम लोग कह सकते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसकी लिपि तो यद्यपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन फिर भी नगर नियोजन, मानकीकरण, सार्वजनिक निर्माण तथा व्यापार व्यवस्था से स्पष्ट होता है कि यहाँ एक सुव्यवस्थित एवं संगठित प्रशासनिक व्यवस्था विद्यमान थी। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे ऐसी व्यवस्था ना होती तो सब जगह इतनी समरूपता और इतना व्यवस्थित विकास नहीं पाया जाता। तो इन्हीं सब आधारों पर कहा जा सकता है कि वहाँ की जो व्यवस्था थी वो केंद्रीकृत और संगठित प्रशासनिक व्यवस्था थी। अब देखते हैं दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता की सामाजिक विशेषताएं क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता का समाज सुव्यवस्थित, संगठित एवं समृद्ध था। यद्यपि इसकी लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है, फिर भी पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर इसकी सामाजिक संरचना का अनुमान लगाया जा सकता है। अब क्या क्या अनुमान लगाया जाता है दोस्तों, उसकी जो व्यापारिक व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, इसके आधार पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ की जो वर्ग व्यवस्था थी वो मुख्यतः निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित थी। शासक एवं प्रशासक वर्ग, व्यापारी वर्ग, शिल्पकार एवं कारीगर और श्रमिक। इसमें दोस्तों विद्वान और योद्धा भी आते थे, शासक और प्रशासक वर्ग में आ जाते थे। व्यापारी, शिल्पकार ये व्यापारी वर्ग में आ जाते थे। कृषक तथा श्रमिक ये दोस्तों वर्ग था। अब यहाँ की पारिवारिक व्यवस्था देखते हैं दोस्तों। तो समाज में परिवार संस्था का महत्वपूर्ण स्थान था। अधिकांश विद्वानों के अनुसार परिवार मात्र सत्तात्मक था, जबकि कुछ विद्वान मानते हैं कि नहीं, यहाँ का परिवार सत्तात्मक था। तभी सामान्य मतलब मत सभी विद्वानों का ये है कि यहाँ का जो परिवार था, यहाँ की जो पारिवारिक व्यवस्था थी वो मातृ सत्तात्मक थी। और दोस्तों यहाँ पे मातृ देवी की पूजा की जाती थी, जिससे स्पष्ट होता है कि स्त्रियों को यहाँ पे सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। यहाँ पे दोस्तों स्त्रियों की स्थिति क्या थी इसके बारे में देख लेते हैं कि स्त्रियों को यहाँ पे मतलब बेहतरीन स्थिति थी। यहाँ पे स्त्रियों को आभूषण एवं श्रृंगार की शौकीन थी। सोना, चांदी, तांबा, हाथी दांत और अन्य बहुमूल्य पत्थरों के आभूषणों का उपयोग करती थी। और मातृ देवी की मूर्तियों से स्त्रियों की सामाजिक एवं धार्मिक महत्ता का संकेत मिलता है। अर्थात मातृ देवी की जो मूर्तियाँ मिलती हैं उसकी पूजा जो की जाती थी, उससे स्पष्ट होता था कि सिंधु घाटी सभ्यता में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी तथा उनका महत्वपूर्ण स्थान था। अब यहाँ की वेशभूषा क्या थी दोस्तों, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास की खेती करते थे और उसके उपयोग से परिचित थे, तो यहाँ के जो पुरुष और महिलाएं थी सूती वस्त्र तथा कुछ ऊनी वस्त्र भी पहनते थे। तो यहाँ के लोग मेनता सूती वस्त्र का प्रयोग करते थे क्योंकि ये लोग कपास की खेती करते थे और कपास का ज्ञान था दोस्तों। भोजन दोस्तों, ये लोग क्या क्या खेती करते थे, ये लोग गेहूँ, जौ, कुछ जगह पे चावल, जैसे रंग चावल की खेती की जाती थी जैसे लोथल से, कुछ क्षेत्रों में इसका प्रमाण मिला है। ये तिल की खेती करते थे, दाल, सरसों, चना इन सब की खेती करते थे और यही इन लोगों का मुख्य भोजन था। ये लोग दोस्तों पशुपालन भी करते थे, तो दूध और दूध के उत्पादों का भी प्रयोग करते थे। मांस और मछली के सेवन का भी प्रमाण यहाँ से मिलता है। यहाँ पे दोस्तों शिल्प व्यवस्था भी, जो यहाँ की शिल्पकारी थी, जो शिल्प उद्योग था वो भी विकसित अवस्था में था।
तो यहाँ पर हार, कंगन, अंगूठी, बाजूबंद, करधनी, झुमके आदि प्रचलित थे। यहाँ पे कंघी, दर्पण और सौंदर्य प्रसाधन का भी उपयोग किया जाता था। और जो दोस्तों साज सज्जा का उपयोग था, स्त्री पुरुष दोनों करते थे। स्त्रियाँ ज़्यादा करती थी, लेकिन पुरुष भी जो थे वो भी साज सज्जा के शौकीन थे और वो भी साज सज्जा करते थे। यहाँ पे दोस्तों मनोरंजन का प्रमुख साधन जैसे शतरंज यहाँ पे था, लोग पासे खेलते थे, मिट्टी की बैलगाड़ियाँ, पशु पक्षी के खिलौने तथा नृत्य संगीत का प्रचलन था। तो जो शतरंज का हमको प्रमाण मिलता है वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिलता है कि यहाँ के लोग मनोरंजन के लिए शतरंज भी खेला करते थे। अब सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों आर्थिक विशेषताएं देख लेते हैं कि यहाँ की आर्थिक विशेषताएं क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि, पशुपालन, उद्योग एवं व्यापार पर आधारित थी। यहाँ की कृषि तकनीक उन्नत थी। यहाँ का जो व्यापार था वो विकसित अवस्था में था और यहाँ के व्यापारी मेसोपोटामिया, मिस्र आदि की सभ्यता से अपना व्यापार करते थे। तो यहाँ का व्यापार भी समृद्ध अवस्था में था। अब यहाँ पे दोस्तों ये इसमें देखिए दिया गया कि कृषि में ये लोग क्या क्या करते थे। तो कृषि अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार थी। कृषि में गेहूं, जौ, कपास, सरसों, चना, तिल और कुछ स्थानों पर चावल या धान की खेती के भी प्रमाण मिलते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि लोथल और रंगपुर से चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं। कालीबंगा से जुते हुए खेत का प्रमाण मिलता है। जुते हुए खेत से दोस्तों ये होता था कि इससे उत्पादकता बढ़ती थी और उत्पादकता जब बढ़ती थी तो इनके व्यापार में भी वृद्धि होती थी। पशुपालन में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी इत्यादि का पालन करते थे। ऊंट और हाथी के उपयोग के भी प्रमाण मिलते हैं दोस्तों। और घोड़े का जो एक है, ये लोग घोड़े से परिचित थे कि नहीं इसके बारे में ज्ञान नहीं, लेकिन सुरकोटता से घोड़े के हड्डियों के बारे में प्रमाण मिलता है। यहाँ से घोड़े की अस्थियां पाई गई हैं। तो पशुपालन का ये लोग दोस्तों दो प्रकार से उपयोग करते थे। एक तो जैसे गाय भैंस इनका पालन करते थे तो इससे इनको दुग्ध उत्पाद और खाद्य उत्पाद प्राप्त होते थे। और दूसरा है जो बैल का पालन करते थे, ये बैलगाड़ी अर्थात आवागमन के उपयोग के लिए उसका प्रयोग करते थे। उद्योग और शिल्प में दोस्तों यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग का निर्माण अत्यंत विकसित अवस्था में था। मनका उद्योग ये चनहुदड़ों में विकसित अवस्था में था। मिट्टी के बर्तन, धातु, आभूषण, मूर्तियाँ आदि उद्योग भी यहाँ बनाए जाते थे। कांच, तांबा, सोना, चांदी आदि का उपयोग किया जाता था और इन सबसे विभिन्न प्रकार के आभूषण तथा शिल्प बनाए जाते थे। अब व्यापार में दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में आंतरिक और बाह्य दोनों व्यापार विकसित थे। और जो व्यापार का मुख्य मतलब वो था कि ये व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था, क्योंकि मुद्रा का प्रचलन नहीं था। तो वस्तु विनिमय या मोहर जो होती थी उस पर आधारित था। तो मेन जो था वो वस्तु विनिमय था। ये लोग आंतरिक व्यापार भी करते थे, बाह्य व्यापार भी करते थे। बाह्य व्यापार में दोस्तों मेसोपोटामिया, ओमान, बहरीन, फारस की खाड़ी, मिस्र आदि से व्यापार करते थे। और व्यापार दोस्तों स्थल मार्ग और जल मार्ग दोनों से होता था। स्थल मार्ग के व्यापार का जो मुख्य साधन था वो बैलगाड़ी थी और समुद्री मार्ग के जो व्यापार का मुख्य साधन था वो नाव थी दोस्तों। और लोथल यहाँ का एक प्रमुख बंदरगाह था जो गुजरात में है। व्यापार के लिए मोहरों का उपयोग पहचान तथा नियंत्रण के लिए किया जाता था। और दोस्तों यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में एकीकृत और मानकीकृत बाट और माप प्रणाली भी प्रचलित थी। जो पत्थर के घनाकार बाटों का उपयोग किया जाता था, यहाँ विकसित व्यापारिक व्यवस्था का प्रमाण है। तो देखिए दोस्तों यहाँ बताया गया परिवहन के मुख्य साधन क्या थे। बैलगाड़ी प्रमुख स्थानीय परिवहन स्थलीय परिवहन का साधन था। नदियों एवं समुद्र के माध्यम से जल परिवहन होता था। लोथल का गोदी या लोथल जो था एक बंदरगाह के रूप में था। ये समुद्री व्यापार का प्रमुख साधन था तथा यहाँ पे मतलब ये समुद्री व्यापार का प्रमुख केंद्र था। यहाँ से जितने भी अंतर्राष्ट्रीय या बाह्य व्यापार होते थे ये यही लोथल से होते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में दोस्तों मुद्रा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन वस्तु विनिमय तथा मोहरों के उपयोग में व्यापार किया जाता था। यानी जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय के रूप में मुख्यतः होता था। अब सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक विशेषताएं दोस्तों देख लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की धार्मिक विशेषताएं क्या थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि तो अभी पढ़ी नहीं जा सकी है, लेकिन इसके धार्मिक जीवन की जानकारी मुख्यतः पुरातात्विक अवशेषों, मूर्तियों, मोहरों, पूजा संबंधी प्रतीकों आदि के आधार पर लगाया जाता है। तो दोस्तों जो यहाँ की मेन विशेषता यहाँ पे मातृ देवी की पूजा प्रचलित थी। तो यहाँ पर मिट्टी की अनेक स्त्रियों की मूर्तियाँ बनाई गई थी। ये मूर्तियाँ अभी प्राप्त हुई हैं जिनको मातृ देवी के नाम से जाना जाता है। और इन्हें उर्वरता तथा समृद्धि की पूजा का संकेत मिलता है। यानी मातृ देवी की पूजा ये उर्वरता और समृद्धि के लिए करते थे। और ये मातृ देवी की पूजा स्त्रियों की महत्ता को भी बताता है।
यहाँ पे दोस्तों पशुपति की भी पूजा के प्रमाण मिलते हैं। जैसे मोहनजोदड़ो के एक मोहर पर 3 मुख वाली योग मुद्रा में बैठी हुई एक आकृति मिली है। उसके चारों ओर हाथी, बाघ, गैंडा और भैंसा जैसे पशु की आकृति है। तो यहाँ पे दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, उमाते देवी की पूजा करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, वृक्ष की पूजा करते थे और पशुओं की भी पूजा करते थे। कुछ पशु के चित्र जो मोहरों पे और अन्य जगह पे प्राप्त हुए, उससे मतलब पता चलता है ये लोग पशु की भी पूजा करते थे। और यहाँ पे एक सींग वाला पशु को ये लोग सबसे पवित्र पशु मानते थे, जिसकी ये पूजा करते थे। यहाँ पे लिंग और यौन की भी पूजा प्रचलित थी और कई इतिहासकार इसे प्रजनन शक्ति के प्रतीक के रूप में देखते हैं। अग्नि की पूजा यहाँ पे होती थी। कालीबंगा से अग्निवेदियों के प्रमाण मिले हैं और लोथल से भी इसका प्रमाण मिला है। और इससे पता चलता है कि ये लोग धार्मिक अनुष्ठान भी करते थे, जिसमें अग्निवेदियों का उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार दोस्तों सिंधु सभ्यता के लोग मतलब प्रकृति की भी पूजा करते थे, पशु पक्षियों की भी पूजा करते थे और मनुष्यों की भी पूजा करते थे। इसमें मातृ देवी की पूजा, पशुपति की पूजा, वृक्षों की पूजा, अग्नि पूजा इत्यादि प्रचलित थे वहाँ पे। यहाँ पे देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख स्थलों को बताया गया है। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे जो हम पहले बताए थे, पहले या दूसरे स्लाइड में, कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ है दोस्तों, तो उत्तर में ये मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र, पूर्व में आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश और पश्चिम में सुटकेतागोर बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। अब यहाँ के प्रमुख स्थल कौन कौन से दोस्तों, ये देखिए यहाँ पे एक सुटकेतागोर दिया गया है, ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान में। यहाँ देखते हैं सुटकेतागोर कहाँ पे है, ये है। ये क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी स्थल है जो बलूचिस्तान में है। मांडा दोस्तों, मांडा यहाँ पे है, ये सबसे उत्तरी स्थल है, ये कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में है। और तीसरा जो सबसे दक्षिणी स्थल है ये दैमाबाद है, ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। और चौथा जो दोस्तों सबसे पूर्वी स्थल है ये आलमगीरपुर है, ये कहाँ है, ये उत्तर प्रदेश में है। अब देखिए इन चारों के अलावा दोस्तों यहाँ के कुछ महत्वपूर्ण स्थल हैं, जैसे कि हड़प्पा है। हड़प्पा कहाँ पे है, पाकिस्तान पंजाब में है। यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है कि यहाँ से एक विशाल अन्नागार मिला है। और उसके बाद दोस्तों एक राखी गढ़ी, यहाँ पे देखिए दोस्तों नंबर 4 पे दिया है राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पे है, ये हरियाणा में है। और मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ पे है, ये मोहनजोदड़ो ये पाकिस्तान में है। यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है, यहाँ पे एक विशाल स्नानागार मिला है तथा एक नर्तकी की मूर्ति यहाँ से मिली है, ये यहाँ पे दिया है दोस्तों मोहनजोदड़ो। उसके बाद देखिए दोस्तों लोथल कहाँ पे है, गुजरात पे। ये क्या है, ये एक प्रमुख बंदरगाह स्थान था जहाँ से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होते थे, यहाँ से समुद्री व्यापार होता था। ये लोथल कहाँ पे दोस्तों, गुजरात में। इसी प्रकार देखिए धौलावीरा दोस्तों कहाँ है, ये भी गुजरात में है। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है दोस्तों, ये अपने जल संरक्षण प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों जैसे आप लोगों को ऊपर बताया गया था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के नगर होते हैं वो 2 भागों में विभाजित होते थे, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग। लेकिन जो धौलावीरा के नगर हैं दोस्तों ये 3 भागों में विभाजित हैं। इसमें पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग तथा दक्षिणी भाग भी हैं। तो जो सामान्य नगर होते थे, जो इसके नगर पूर्वी भाग में जिनको निचला नगर कहा जाता था, वहाँ पे सामान्य जनता रहती थी। और पश्चिमी भाग जिसको गढ़ी, दुर्ग या किला कहा जाता था, उसमें संभ्रांत वर्ग और प्रशासक वर्ग रहते थे। अब अगला स्थल देखते हैं दोस्तों चन्हूदड़ो। चन्हूदड़ो दोस्तों कहाँ है, ये देखिए चन्हूदड़ो यहाँ पे पाकिस्तान में है। इसकी मुख्य विशेषता कहाँ क्या है कि ये मन का निर्माण, जो एक आभूषण टाइप के होते हैं उसके निर्माण के लिए ये केंद्र के रूप में प्रसिद्ध है। अगला है दोस्तों कालीबंगा। कालीबंगा ये देखिए दोस्तों कहाँ पे, राजस्थान में है। इसका प्रमुख इसकी मतलब प्रमुख विशेषता क्या है, तो यहाँ से जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से। ये देखिए दोस्तों जुते हुए खेत के प्रमाण और अग्निवेदियाँ यहाँ से मिली हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, बनवाली है, ये कहाँ है, हरियाणा में है बनवाली। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ पे ये हड़प्पा कालीन स्थल है तथा यहाँ पे हल चलाते हुए मनुष्य की मतलब मूर्तियाँ मिली हैं बनवाली से। अगला दोस्तों क्या है, रोपड़, ये कहाँ पे है, पंजाब में। यहाँ पे 211 नंबर। इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, यहाँ मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का प्रमाण है दोस्तों। इस प्रकार यहाँ पे 13 महत्वपूर्ण स्थल दिए गए हैं। ये 13 के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसके बारे में जो मुख्य विशेषताएं हैं क्या क्या है वो यहाँ पे दिया गया है दोस्तों। अब आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इस सिंधु घाटी सभ्यता तो इतनी विकसित सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी, लेकिन इसका पतन कैसे हुआ दोस्तों, तो इसके पतन के बारे में कई सिद्धांत हैं। इसमें कुछ लोग बताते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ, कुछ लोग बताते हैं कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन हो गया, कुछ इतिहासकार बताते हैं
कुछ इतिहासकार बताते हैं कि यहाँ भूकंप आया था, इसकी वजह से हो गया। कुछ इतिहासकार बताते हैं कि आर्यों के आक्रमण की वजह से ये सभ्यता नष्ट हुई थी। तो जो भिन्न-भिन्न इतिहासकारों द्वारा भिन्न-भिन्न कारण दिया जाता है, वो यहाँ पे बताया गया है। जैसे जलवायु परिवर्तन, कुछ इतिहासकार मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन के कारण यहाँ पे सूखा, बाढ़ इस टाइप की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई, जिससे इस सभ्यता का धीरे-धीरे विनाश हो गया। कुछ लोग मानते हैं, कुछ इतिहासकार, कि नदियों के मार्ग में परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहाँ बार-बार बाढ़ आने लगी थी, जिसके कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं के कारण इस सभ्यता का पतन हुआ है। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि व्यापार में गिरावट के कारण ये सब, मतलब व्यापार में गिरावट इस सभ्यता के पतन का कारण है, जिसके कारण ये सभ्यता, इस जो नगरीय इसका विकास था, वो धीरे-धीरे समाप्त होता गया। कुछ लोग मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन तथा अन्य चीज़ों के कारण कृषि की उत्पादकता में कमी आई, जिसके कारण इस सभ्यता का धीरे-धीरे पतन होता गया। कुछ लोग मानते हैं कि जब ये सारी कमियाँ हो गई, तो जनसंख्या का पलायन नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर हो गया, जिससे इस सभ्यता का पतन हो गया। और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि आर्यों ने आक्रमण करके इस सभ्यता का, मतलब विनाश कर दिया, नष्ट कर दिया। लेकिन जो आर्य आक्रमण सिद्धांत है, इसको अधिकांश विद्वान जो है वो खारिज करते हैं, नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ था, उसका, मतलब ज़्यादातर इतिहासकार इसी पे सहमत हैं कि इसके पतन का कोई एक मात्र कारण नहीं है, इसके कई कारण हैं जो इस सभ्यता के पतन का कारण बने। जैसे आप दोस्तों बताया गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किसी एक कारण से नहीं हुआ, बल्कि जलवायु परिवर्तन, नदियों के मार्ग में बदलाव, बाढ़, व्यापार में गिरावट, कृषि संकट, जनसंख्या इत्यादि कारणों के संयुक्त प्रभाव से धीरे-धीरे जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, वो धीरे-धीरे समाप्त होती गई। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता के समाप्त होने का मतलब ये नहीं कि सिंधु घाटी सभ्यता पूरी तरह खत्म हो गई। इसका मतलब ये है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगरीय विशेषता थी, वो नगरीय विशेषता धीरे-धीरे समाप्त होती गई और ये सभ्यता पुनः अपने ग्रामीण सभ्यता में प्रवेश कर गई। तो दोस्तों, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। इसका विस्तार कहाँ-कहाँ पे था, इसके प्रमुख स्थल कौन-कौन से हैं, इसकी राजनीतिक विशेषताएँ क्या हैं, सामाजिक विशेषताएँ क्या हैं, आर्थिक विशेषताएँ क्या हैं, धार्मिक विशेषताएँ क्या हैं, इन सब के बारे में बताया गया है दोस्तों। अगली वीडियो में दोस्तों मैं सिंधु घाटी सभ्यता से कुछ एमसीक्यू लेके आऊँगा, जिसको उसमें सॉल्व करवाऊँगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो दोस्तों, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।